बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं 15 साल की थी जब मेरे बाप ने मेरा स्कूल छुड़वा दिया। एक दिन भाई को बुलाने उसके कमरे में गई तो भाई ने मेरे साथ जबरदस्ती की और मेरी इज्जत खाक में मिला दी। फिर मैं डरी सहमी रहती थी। एक दिन रात को भाई मेरे कमरे में आए, मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे तो मैं पापा के कमरे में भाग गई। जब पापा को भाई के बारे में बताया तो मेरे जिस्म से रूह निकल गई। उस रात मेरे पापा और भाई ने मेरे साथ, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे अपने ही मेरे साथ ऐसा करेंगे। मेरे बाप और भाई ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। मैं बेकसूर होते हुए भी इतनी बड़ी सजा काट रही थी कि लगता था सारी जिंदगी कभी शीशे में अपना चेहरा न देख सकूंगी। चंद साल की उम्र में ही मैंने इतना बड़ा जुल्म अपनी जात पर बर्दाश्त किया जो किसी 15 साल लड़की के लिए सोचना भी मुमकिन नहीं। मेरी इज्जत के रखवालों ने ही मेरी इज्जत को लूट कर मुझे पामाल कर दिया और मैं अपनी बेबसी पर आंसू बहाती रह गई। मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था और घर में मेरी अम्मा, पापा और एक भाई थे। मैं 8वीं क्लास में पढ़ती थी। जिंदगी बहुत आसान न सही लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। मेरी रूह छलनी करती गई। मेरा भाई अक्सर ही अपने कमरे में बंद रहता था और उसकी हरकतें मुझे कुछ मशकूक सी लगती थी। मुझे अंदाजा था कि वो कुछ गलत सरगर्मियों में लगा हुआ है, लेकिन वो पापा का इतना लाडला था कि मैंने कभी ये बात किसी से नहीं कही और इसी बात का खमियाजा मुझे भुगतना पड़ा। भाई किसी को भी अपने कमरे में नहीं आने देता था और मुझ पर खास कर पाबंदी लगी हुई थी। मैं भी उसके कमरे में नहीं जाया करती थी। कभी कभी मैं सोचती कि भाई कमरे में ऐसा क्या करता है जो उसे मेरा अपने कमरे में आना पसंद नहीं है। और फिर वक्त के साथ साथ इस राज पर से पर्दा उठ गया। एक शाम अम्मा ने मुझे भाई को चाय देने के लिए कमरे में भेजा तो मेरे हाथ में चाय का कप था, इसलिए मैंने दरवाजा बजाने के बजाय ऐसे ही पाँव के धक्के से दरवाजा खोला और कमरे में दाखिल हो गई। ये वक्त भाई की पढ़ाई का वक्त था। वो पढ़ाई के नाम पर ज्यादातर वक्त कमरे में ही गुजारता था। जैसे ही मेरे भाई को मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ, उसने जल्दी से किताबें बंद कर दी और मुझे डांटने लगा कि मैं क्यों बिना दरवाजा खटखटाए उसके कमरे में आई हूँ। वो बहुत गुस्से में मुझे गालियां दिए जा रहा था और कह रहा था कि मैं उसकी जासूसी करती हूँ। वो अपने गलत अमल पर शर्मिंदा नहीं था, बल्कि वो बहुत ढिठाई से मुझे ही बुरा भला कह रहा था। मैं उससे डांट खाने के बाद खौफजदा होकर अपने कमरे में चली गई थी, क्योंकि घर में भाई सबका लाडला था जबकि मेरी कोई हैसियत नहीं थी। मेरे बाप के लिए मेरा भाई ही सब कुछ था। मुझे डर था कि कहीं वो पापा से मेरी कोई झूठी सच्ची शिकायत ना लगा दे और फिर मुझे पापा की मार भी ना सहनी पड़े। बचपन से ही ऐसा होता आया था कि मेरी गलती ना होने के बावजूद भी मुझे ही पापा के गुस्से का शिकार होना पड़ता था। मैंने कई दफा अपने भाई को गंदी तस्वीरों को देखते हुए पाया था। कभी कभी तो वो मुझे अपने फोन पर भी ऐसी नाजेबा वीडियो देखता हुआ नजर आता कि मुझे अपने आप से शर्म महसूस होती। पहले वो ये सब कुछ मुझसे छुपा कर करता था, लेकिन अब तो खुले आम ही मेरे सामने देखा करता। उसे मालूम था कि मैं पापा से डरती हूँ और पापा भी मुझसे मोहब्बत नहीं करते, इसलिए इस बात का वो भरपूर फायदा उठाता था। मेरे भाई ने बहुत सारी लड़कियों से दोस्तियां भी कर रखी थी और वो उनसे मुलाकात के लिए भी जाता था, लेकिन पापा ने कभी भाई की तरफ तवज्जो ही न दी थी। वो तो बस भाई के मुंह से निकली हर ख्वाहिश को पूरा करना अपना फर्ज समझते। मेरे भाई के दोस्त भी अक्सर हमारे घर आते और उनकी निगाहों में जो कुछ मेरे लिए होता, मेरे सारे जिस्म में सनसनी दौड़ जाती। भाई का दोस्त सनी तो अक्सर ही बहाने से मेरे करीब होने की कोशिश करता। वो सब दोस्त कमरे में बंद घंटों घंटों पढ़ाई के नाम पर फहश फिल्में देखा करते थे और मैं इस बात से बखूबी वाकिफ थी। भाई का रिजल्ट कभी अच्छा नहीं आता था, फिर भी पापा उससे सराहते, जबकि पापा मुझ पर कभी एक मोहब्बत भरी निगाह भी नहीं डालते थे। मैं अपने ही घर में ऐसे रहती थी जैसे मैं कोई मुलाजमा हूँ। स्कूल से आने के बाद सारा दिन अम्मा के साथ काम काज में मसरूफ रहती। मुझे ढंग से पढ़ाई करने का मौका भी नहीं मिलता था। पापा भी दफ्तर से घर से आते ही छोटे से छोटा काम के लिए मुझे आवाज लगाते, हर बात पर गुस्सा करते और ऐसे झटकते कि मैं अपने ही घर में खुद को अजनबी महसूस करती। पापा का रवैया माँ के साथ भी कुछ अच्छा नहीं था। वो छोटी से छोटी बात पर अम्मा पर भी हाथ उठा दिया करते थे। ज़हनी तौर पर परेशान रहने की वजह से मैं ठीक से पढ़ाई न कर सकी और उसका नतीजा ये निकला कि मैं इम्तिहानात में बुरी तरह नाकाम हो गई और पापा ने मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा किया और मेरी पढ़ाई खत्म करवा दी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था और इसी तरह अचानक से पढ़ाई खत्म हो जाने पर मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। मेरी माँ भी मेरी तरह एक मजबूर औरत थी।
क्योंकि पापा के सामने उनकी भी एक नहीं चलती थी, जबकि मेरा भाई शोएब जो कहता वो फौरन पूरा हो जाता और पापा की आंखों का तारा था वो, और उसका हर गलत काम भी पापा को सही लगता था। एक दिन मैं घर की सफाई में मसरूफ थी कि जब अम्मा ने मुझे शोएब भाई के कमरे की सफाई के लिए कहा। मैं जानती थी कि शोएब भाई को मेरा उनके कमरे में जाना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने अम्मा को मना कर दिया। लेकिन उसी वक्त पीछे से पापा आ गए और कहने लगे कि तू अपने भाई से इतना क्यों जलती है कि उसके कमरे की सफाई तक नहीं कर सकती। इससे पहले कि बात मजीद बढ़ती, मैंने फौरन ही झाड़ू उठाई और शोएब भाई के कमरे में चली गई। मेरी जिंदगी में सिवाय घर के काम काज की और कुछ नहीं बचा था। भाई के कमरे की सफाई करते हुए जो कुछ मैंने देखा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। उनके तकियों के नीचे कुछ ऐसे रसाले रखे हुए थे जिनके हर सफ़े पर इंतहाई बेहुदा तस्वीर थी, और भी बहुत कुछ ऐसा था जो मैं बयान भी नहीं कर सकती थी। नीम बरहना लिबास पहने लड़कियां और लड़के एक साथ हर सफ़े पर नुमाया थे। मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था। मैंने भी किसी भी चीज को हाथ ना लगाया और जल्दी जल्दी सफाई करके बाहर चली आई। दिन यूं ही गुजर रहे थे। कभी कभी मुझे अपने स्कूल के दोस्त बहुत याद आते। मैं अपने स्कूल में एक लड़के को पसंद करती थी और उससे मेरी काफी दोस्ती थी। जब मैं काफी दिनों तक स्कूल नहीं गई तो एक शाम वो हमारे घर चला आया। अपने घर के दरवाजे पे उसे खड़ा देखकर मैं परेशान हो गई, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे घर में सब लोगों का जहन किस तरह का है। मेरा दोस्त कहने लगा कि मारिया, मैं सिर्फ ये पूछने आया था कि तुम खैरियत से तो हो ना, जो इतने दिनों से स्कूल नहीं आ रही। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। इससे पहले कि मैं उसकी किसी बात का जवाब देती, शोएब पीछे से चला आया और आते ही उसने मेरे दोस्त को बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। मार पीट करके उसने मेरे दोस्त को भगा दिया और मुझे हाथ से पकड़कर खींचता हुआ मेरे कमरे में ले आया। अम्मा सौदा लेने बाजार गई हुई थी और पापा अभी दफ्तर से नहीं आए थे। मेरे 18 साल के भाई ने मुझे मेरे ही कमरे में लाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। वो मुझे गालियां बकता जा रहा था और साथ साथ मेरी इज्जत को पामाल कर रहा था। उसका लहजा और लफ्ज इतने गंदे थे कि मैंने अपने कानों में उंगलियां डाल ली थी। वो कह रहा था कि मैंने अम्मा के गैर मौजूदगी में जानबूझकर अपने यार को बुलवाया है और मैं इन सब के पीछे इसी तरह अयाशी करती हूँ। वो कह रहा था कि मेरे वजूद की सारी गर्मी खुद ही बाहर निकाल देगा ताकि मैं यहाँ वहाँ मुंह ना मारूं। मैंने लाख उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरा दोस्त है जो मेरी खैरियत पूछने के लिए खुद ही आया था। मुझे तो ये भी इल्म नहीं था कि उसे मेरे घर का पता कैसे मिला। लेकिन मेरा भाई मेरी किसी बात पर एतबार करने को राजी नहीं था। वो खुद जिस रास्ते पर चल रहा था उसे लग रहा था कि मैं भी वही रास्ता इख्तियार कर बैठी हूँ। वो मुझे अपनी ज़हनियत के हिसाब से तौल रहा था। शोएब एक लंबे चौड़े कद काठ वाला लड़का था और मैं उसके सामने बिल्कुल धान पान सी लड़की थी। थोड़ी ही देर में उसने मुझे पूरी तरह रौंद कर रख दिया था। मैं अजियत की इंतहा पर थी, लेकिन शोएब को एक लम्हे के लिए भी मुझ पर रहम ना आया था। ऐसा सुलूक तो कोई किसी जानवर के साथ भी नहीं करता जैसा शोएब मेरे साथ कर चुका था। मेरा पूरा जिस्म जख्मों से चूर हो चुका था और टीसें उठ रही थी। अम्मा के आने से पहले पहले वो मेरे साथ ज्यादती करके कमरे से जा चुका था और मैं डर के मारे अपने ही कमरे में सहम कर बैठ गई थी। शोएब ने मुझे धमकी दी थी कि अगर ये बात मैंने किसी को बताई तो वो मेरा बहुत बुरा हाल कर देगा। मैं इस कदर खौफजदा हो चुकी थी कि मैंने ये बात अपनी माँ को भी ना बताई। मैं जानती थी कि मेरी माँ एक बेबस औरत है और वो मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। वो तो खुद आज तक पापा के जुल्म से नहीं बच सकी थी, लेकिन मुझे क्या खबर थी मेरी खामोशी मेरे लिए सजा बन जाएगी। यहीं से मेरी बर्बादी का पूरी तरह आगाज हो चुका था। शोएब को जब मौका मिलता वो मेरे कमरे में चला आता और मेरे साथ ज्यादती करता। मेरा दोस्त तो एक बहाना था। मेरे भाई को अपनी प्यास बुझाने का एक आसान रास्ता मिल गया। अम्मा के घर से निकलने की देर होती और वो मुझे अपनी हवस का निशाना बना लेता। वो न जाने कब से गलत रास्ते पर चल निकला था और गंदी गंदी तस्वीरें और वीडियो देखकर उसके अंदर जो बेचैनी पैदा होती थी वो उसे मिटाने के लिए मेरा पूरी तरह इस्तेमाल कर रहा था। मेरी जिंदगी पूरी तरह शोएब के रहमो करम पर हो गई थी। शोएब की हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। कभी कभी तो वो अम्मा की मौजूदगी में भी मेरे कमरे में आ धमकता और किसी न किसी तरह मुझे हरासा करता। मैं अपने अंदर एक जंग लड़ रही थी और बहुत घुटन का शिकार थी। अम्मा से कुछ कहते हुए भी मुझे डर लगता था और पापा से तो बात करने की हिम्मत ही नहीं होती थी। पापा की नजरों में तो मैं हमेशा से ही एक बोझ थी। पापा तो मेरी पैदाइश पर भी खुश नहीं थे। एक दिन फिर ऐसा हुआ कि घर में कोई मौजूद नहीं था और दरवाजे पर दस्तक होने पर दरवाजा खोलने गई तो मेरा दोस्त मेरे सामने खड़ा था।
وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تمہارا بھائی تو بہت ہی خراب انسان ہے، اس نے ہماری دوستی کو نہ جانے کیا سمجھ لیا۔ جب سے میں تمہارے بھائی سے پٹ کے یہاں سے گیا ہوں مستقل تمہارے ہی بارے میں سوچنے لگا ہوں۔ مجھے یہ سوچ کے پریشانی ہوتی ہے کہ اس نے نہ جانے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا ہوگا۔ میں نے روتے ہوئے اپنے دوست سے کہا کہ تم ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ، میں پہلے ہی بہت مشکل زندگی گزار رہی ہوں۔ میرا بھائی انسان نہیں، ایک درندہ ہے، اگر اس نے تمہیں پکڑ لیا اور دوبارہ میرے ساتھ دیکھ لیا تو وہ مجھے مار ڈالے گا۔ میں نے جیسے تیسے اپنے دوست کو بھگا کر دروازہ بند کیا اور کمرے میں آ کر رونے لگی۔ میرا حال ایسا تھا کہ میں کسی سے ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتی تھی اور اب برداشت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اماں اور پاپا رات کو اپنے کمرے میں بند تھے کہ جب بھائی اچانک ہی میرے کمرے میں چلا آیا۔ میں کمرے کا دروازہ لاک کرنا بھول گئی تھی۔ وہ آتے ہی میرا دوپٹہ کھینچ کر مجھے زبردستی بستر پر لٹانے لگا تو مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں اسے دھکا دیتی ہوئی بھاگ کر کمرے سے نکل گئی۔ میں مزید اپنے بھائی کے ہاتھوں پامال نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے جا کر ماما پاپا کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور چیخنے لگی۔ جیسے ہی پاپا نے دروازہ کھولا تو میں ان کے سینے سے چپک گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ شعیب بھی میرے پیچھے ہی چلا آیا تھا۔ پاپا نے مجھے اپنے سینے سے الگ کیا اور سختی سے پوچھنے لگے کہ آدھی رات کو تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ کیوں سارے گھر کو سر پر اٹھا رکھا ہے؟ تم نے ہماری زندگی اجیرن کر دی ہے۔ میں نے روتے ہوئے انہیں بتایا کہ شعیب بھائی پچھلے 1 مہینے سے مجھ سے زیادتی کر رہے ہیں۔ میری بات سن کر میری ماں کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، لیکن میرے باپ نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے میں جھوٹ کہہ رہی ہوں۔ پاپا کہنے لگے کہ ماریا بہتر یہ ہے کہ اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، تم نے کوئی فضول خواب دیکھا ہے اور اب ہماری نیند حرام کر رہی ہو۔ اپنے بھائی پر ایسا گھٹیا الزام لگاتے تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہیں ہمیشہ ہی شعیب سے حسد رہتا ہے۔ مجھے اپنے باپ سے ایسے رویے کی امید ہرگز نہیں تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے پاپا کو یقین دلانے کی کوشش کی تو پاپا نے ایک نظر شعیب پر ڈالی۔ شعیب بڑی ڈھٹائی سے کہنے لگا کہ آپ کی بیٹی باہر منہ مارنے لگی تھی، اس کے جذبات اتنے بے قابو ہو رہے تھے کہ یہ اماں کی غیر موجودگی میں اپنے یاروں کو گھر بلا رہی تھی۔ میں نے خود اسے اس کے یار کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ یہ تو ہماری عزت کو ملیا میٹ کرنے پر تل گئی تھی، اس لیے میں نے اس کے جذبات کو ٹھنڈا کر دیا، ورنہ اس نے تو ہمیں رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ شعیب نہ جانے اور بھی کیا کیا کہہ رہا تھا اور میں سکتے میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے پاپا شعیب کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتے تھے۔ شعیب جا کر میرے کمرے سے کچھ رسالے اٹھا لایا تھا اور پاپا کے سامنے رکھ کر کہنے لگا کہ دیکھیں آپ کی بیٹی یہ سب دیکھتی ہے، مجھے تو ان رسالوں کے بارے میں کچھ خبر بھی نہیں تھی۔ لیکن جب شعیب نے اسے کھول کر پاپا کے سامنے رکھا تو اس کے اندر جتنی ننگی اور بےہودہ تصاویر تھیں میں خود سکتے میں آ گئی تھی۔ یہ وہی رسالے تھے جو میں نے ان کے تکیے کے نیچے دیکھے تھے۔ شعیب نے نہ جانے کب ان رسالوں کو میرے کمرے میں پہنچا دیا تھا، مجھے خود بھی نہیں پتا تھا۔ پاپا کے چہرے پر آنے والے تاثرات نے میری روح قبض کر لی تھی۔ وہ انتہائی غضب کے عالم میں مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں انہیں بتانا چاہتی تھی کہ بھائی جھوٹ بول رہا ہے، لیکن لفظ میرے ہونٹوں پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ اس کے بعد میرے باپ نے جو میرے ساتھ کیا، ایسا لگا کہ بس قیامت آ گئی۔ میرے باپ کو میرے بھائی کی ہر بات پر یقین آ چکا تھا۔ میرے باپ نے میری ماں اور بھائی کو کمرے سے باہر نکالا اور مجھے اپنے ساتھ کمرے میں بند کر لیا، اور اس کے بعد میرے ساتھ ایسا وحشیانہ سلوک کیا جو شعیب نے بھی نہیں کیا تھا۔ میں ساری رات اپنے باپ کی آگے بے بس اور لاچار پڑی رہی تھی اور وہ میرے ساتھ ہر حد پار کرتے چلے گئے۔ میری ماں ساری رات دروازہ پیٹتی رہی تھی اور جب صبح میرے باپ نے دروازہ کھولا تو میری ماں تڑپ کر میرے پاس آئی تھی۔ میری حالت دیکھ کر وہ جیتے جی مر گئی تھی۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی جوان بیٹی کا ایسا حال دیکھ کر تو کسی بھی ماں کا کلیجہ منہ کو آ سکتا ہے۔ میرا باپ میری ماں کو بھی کسی خاطر میں نہ لایا اور خود دفتر کے لیے چلا گیا، لیکن ظلم یہی ختم نہیں ہوا، بلکہ باپ کے جاتے ہی شعیب دوبارہ کمرے میں آیا اور اس نے ماں کو زبردستی کمرے سے باہر نکال دیا، اور اس کے بعد وہ اپنی حوث پوری کرنے لگا۔ میری مجبور ماں بے بسی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ اماں نے شعیب کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن جوان بیٹے کے آگے وہ کچھ بھی نہیں تھی۔ پھر یہ روز کا سلسلہ ہی بن گیا۔ آدھی رات تک میرا باپ میرے ساتھ ظلم کرتا اور دن میں کئی گھنٹے میرا بھائی مجھے زیادتی کا نشانہ بناتا۔ ایک دن میری ماں نے مجھے موقع دے کر فرار کروا دیا اور میں سیدھے اپنے دوست کے گھر گئی۔ وہ مجھے دروازے پر ہی مل گیا۔ میں نے اسے خود اپنی ہر بات بتائی اور مجھے لے کر وہ چھوٹے سے ہوٹل چلا گیا اور اس نے مجھے کچھ دن یہیں ٹھہرنے کو کہا۔ وہ مجھے ہوٹل چھوڑ کر خود واپس گھر چلا گیا تھا کیونکہ وہ حالات کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ میں اکیلی ہی ہوٹل کے روم میں رکی ہوئی تھی کہ جب آدھی رات کو دروازہ بجا۔ مجھے لگا کہ شاید میرے دوست مجھے ملنے کے لیے آیا ہے، لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ سامنے تو پولیس والے کھڑے تھے اور پولیس والوں کے ساتھ میرا باپ بھی موجود تھا۔
मेरे बाप ने न जाने किस तरह मुझे ढूंढ निकाला था और उन्होंने पुलिस वालों से भी गलत बयानी की थी कि मैं किसी लड़के के बहकावे में आकर घर बार छोड़कर भाग गई हूँ, जबकि मैं अभी कम उम्र हूँ। मेरे बाप ने एक दफा फिर मुझे लाकर घर बंद कर दिया और अब तो मुझ पर पहले से भी ज्यादा जुल्म होने लगा। मेरे बाप ने मेरी माँ को भी नहीं बख्शा था, क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि मुझे भगाने में कहीं न कहीं अम्मा का भी हाथ था। मेरा बाप हर रोज मुझसे यही पूछता था कि मैं किस यार के सहारे घर छोड़कर भागी थी, लेकिन मैं खामोश रहती। वो कहते हैं ना कि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। मेरे मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरी माँ सौदा लेने के लिए बाजार गई तो उसे मेरा दोस्त मिल गया। मेरे दोस्त ने मेरी माँ से कहा कि अगर वो उसका साथ दें तो वो दोनों मुझे इस जुल्म से निजात दिलवा सकते हैं। मेरा दोस्त एक अच्छे घराने से ताल्लुक रखता था और उसके वालिद भी एक नेक शख्स थे। मेरे दोस्त ने मेरी माँ को केस करने के लिए राजी कर लिया था। मेरी माँ भी अब इन हालात से थक चुकी थी, इसलिए उसने मेरे दोस्त के साथ मिलकर बाकायदा एक FIR दर्ज करवाई, जिसमें मेरे बाप और भाई का नाम शामिल था। उन दोनों पर मुझे हिब्स बेजा में रखने और मेरे साथ जबरदस्ती जिनसी ताल्लुक बनाने का इल्जाम था। मेरी माँ ने बहुत हिम्मत करके ये कदम उठाया था। मेरी माँ की FIR पर पुलिस ने फौरन ही कार्रवाई करके मेरे बाप और भाई को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई और मेरे मेडिकल टेस्ट भी हुए। सारा सच आईने की तरह साफ था। मेरे बाप और भाई को उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी। अंधेरी रात खत्म हो गई थी, अब एक नया सवेरा था। कभी कभी सगे रिश्ते भी अपनी हदूद भूलकर गुनाहों की दलदल में धंस जाते हैं। ऐसे में किसी न किसी को हिम्मत दिखानी पड़ती है। मेरी माँ ने भी ऐसी ही हिम्मत दिखाकर मुझे बचा लिया था। कहने और सुनने को ये बात बहुत अजीब है कि कोई भाई और बाप कैसे अपनी ही बहन बेटी को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन आजकल की दुनिया में जहाँ फहश मवाद और मोबाइल फोन के जरिए जिनसी हिजान को इतना ज्यादा आम कर दिया गया है, वहाँ ऐसे वाकयात रूनुमा होना कोई बड़ी बात नहीं रही। हमारे बच्चे बहुत कम उम्र से ही मोबाइल फोन के जरिए पूरी दुनिया से राब्ता कायम कर चुके हैं। ऐसे में उनको सही और गलत की तमीज सिखाना बहुत जरूरी हो चुका है, वरना वो दिन दूर नहीं जब माशरे में ऐसे वाकयात आम हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।